ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लेटूज के बारे में समझ लिया था और उसको याद भी कर लिया था। हमने देखा था कि किस तरीके से नर्मदा नदी जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू को दो भाग में डिवाइड कर देती है। नर्मदा नदी के नॉर्थ वाला जो सेक्शन रहता है वो कौन सा प्लेटू कहलाता है? मिड हाईलैंड। ठीक है, मिड हाईलैंड। और उसके नीचे वाला डेक्कन प्लेटू कहलाता है। डेक्कन प्लेटू के हमने कई सारे पार्ट देखे थे, जैसे कि महाराष्ट्र में जो था वो विदर्भ का एरिया था, छत्तीसगढ़ में जो था बस्तर कहलाता था, उसके नीचे तेलंगाना वाला पार्ट था, उसके बाद आंध्र प्रदेश था, फिर धारवाड़ था। ठीक है, इन सबको मिलाकर के क्या बनता था? एक डेक्कन प्लेटू बनता था। डेक्कन प्लेटू सबसे मजबूत है और सबसे प्लेटू में सबसे लार्जेस्ट एरिया डेक्कन का ही था। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर वाले सेक्शन में क्या क्या देख लिया था? ऊपर वाले हमने देखा था जैसे मालवा का पठार, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला एरिया मालवा का पठार कहलाता था। उसके बाद वाला नीचे विंध्याचल आता था, फिर बुंदेलखंड आता था, बघेलखंड आता था, छोटा नागपुर आता था, और वहां मेघालय में जाकर के मेघालय का पठार कहलाता था। मेघालय का पठार क्योंकि इसका छोटा नागपुर का ही पार्ट था, इसलिए पूछता है कि मेघालय के पठार प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू को कौन सा फॉल्ट अलग करता है? जो बांग्लादेश कहलाता है उसे हम कहते हैं मालदा फॉल्ट। फॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि बांग्लादेश जाकर के उधर धंस गया है नीचे की साइड। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें हमने पढ़ लिए थे। अब हम लोग चलते हैं वाटरफॉल के बारे में समझते हैं। ठीक है, वाटरफॉल तो मैं समझाता हूँ, याद करवाता हूँ। वाटरफॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? या जलप्रपात, झरना या जल प्रपात, जल प्रपात। समझ में आया? अब देखो, ये जो वाटरफॉल होते हैं, अब वाटरफॉल जैसे कि मान लो प्लेटू है। ठीक है, प्लेटू के ऊपर से कोई नदी आ रही है तो यहाँ से भी गिर सकता है, कोई माउंटेन रहेगा तो वहां से भी गिर सकता है। ठीक है, तो मेजरली जो वाटरफॉल होते हैं वो किसी न किसी नदी के ऊपर बने होते हैं। समझा रहे क्या? किसी न किसी नदी के ऊपर की, मतलब कि नदियां यहाँ से आती हैं और किसी ऊंचाई जगह से गिरने लगती हैं, वही क्या कहलाती है? वाटरफॉल कहलाती है। क्लियर? हाँ, तो देखो मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ और उसके साथ साथ बताऊंगा। जैसे हम शुरू करते हैं राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में हमें दो वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। एक को कहते हैं चुलिया और दूसरे को कहते हैं पुनासा। क्या है? चुलिया और पुनासा। चुलिया मैं लिखता हूँ, चुलिया और दूसरा है पुनासा। चुलिया वाटरफॉल और पुनासा वाटरफॉल। चुलिया वाटरफॉल और पुनासा वाटरफॉल कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे, मतलब किस नदी पर? चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल रिवर। चुलिया और पुनासा किस रिवर पर? चंबल। चुलिया और पुनासा किस रिवर पर? चंबल। ठीक है, चंबल। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमें तीन वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक है धुआंधार, दूसरा यन्ना और तीसरा कपिल धारा। ठीक है, 3 4 5। तो कौन सा? धुआंधार, धुआंधार, यन्ना, कपिल धारा। धुआंधार, यन्ना और कपिल धारा। कपिल धारा, कपिल धारा। कैन यू गेस कि ये किस नदी पर होंगे? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा नदी पर धुआंधार, यन्ना, कपिल धारा। धुआंधार, यन्ना, कपिल धारा। ठीक है, धुआंधार, यन्ना, कपिल धारा। चंबल रिवर पर कौन से वाटरफॉल है? चंबल पर, चंबल पर नहीं, सही बोल रहे, बोला चुलिया और पुनासा। नर्मदा पर धुआंधार, यन्ना, कपिल धारा। धुआंधार, यन्ना, कपिल धारा। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल जाएगा, उसको कहते हैं चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती रिवर पर। चित्रकूट कहाँ है? इंद्रावती। चित्रकूट, चित्रकूट, ये याद रखना। ठीक है, इंद्रावती रिवर, चित्रकूट
चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ है? इंद्रावती रिवर, ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती रिवर पर, कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कौन कौन से वाटरफॉल? धुआंधार, यन्ना, कपिलधारा। धुआंधार, यन्ना, कपिलधारा किस रिवर पर? नर्मदा। चंबल रिवर पर चुलिया और पुनासा। चुलिया और पुनासा। इंद्रावती पर चित्रकूट, ठीक है। इंद्रावती पर चित्रकूट। झारखंड में हमें देखने को मिलेगा हुंडरू। हुंडरू झारखंड में, हुंडरू। हुंडरू हुंडरू कहाँ मिलेगा? झारखंड में। झारखंड में कौन सी नदी? तो सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा पर कौन सा वाटरफॉल? हुंडरू। हुंडरू वाटरफॉल किस नदी पर? सुवर्ण रेखा। हुंडरू वाटरफॉल किस राज्य में है? झारखंड। इंद्रावती रिवर पर कौन सा वाटरफॉल? चित्रकूट किस राज्य में है? चुलिया और पुनासा किस रिवर पर? यन्ना, धुआंधार और कपिलधारा। नर्मदा, ठीक है। नर्मदा। अब देखो, इससे अगर हम नीचे आएंगे तो हमें, जैसे कि ये हो गया इधर का सेक्शन, यहाँ जाओ गोवा में, ठीक है। गोवा में, गोवा में जाएंगे तो हमें मिलेगा दूध सागर। गोवा में क्या मिलेगा? दूध सागर। दूध सागर। दूध सागर। दूध सागर कहेगा किस नदी पर? तो मांडवी। मांडवी रिवर। मांडवी रिवर। दूध सागर किस नदी पर? मांडवी रिवर। मांडवी रिवर। दूध सागर किस नदी पर? मांडवी रिवर। मांडवी रिवर, ठीक है। मांडवी रिवर। क्लियर है इतना? ओके। नीचे आएंगे तो हमको मिल जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में हमें 3 वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। एक जोग, ठीक है। नंबर 9, 10, 11, ठीक है। जोग। जोग वाटरफॉल। जोग। इसी को जो पूरा नाम है जोग गरसोप्पा, ठीक है। जोग गरसोप्पा। और इसी का नाम बदलकर हो गया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो कहेगा कि महात्मा गांधी वाटरफॉल कहाँ है? कर्नाटका। जोग गरसोप्पा। जोग गरसोप्पा का दूसरा नाम महात्मा गांधी। ये है शरावती रिवर पर। शरावती रिवर। शरावती रिवर। शरावती रिवर। शरावती रिवर पर कौन सा वाटरफॉल? जोग गरसोप्पा, या उसी का दूसरा नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उसी जो है कर्नाटका में हमें मिलेगा गोकक। गोकक क्या मिलेगा? गोकक। गोकक है, ग से गोकक, ग से घाट प्रभा। घाट प्रभा रिवर। घाट प्रभा रिवर। गोकक। गोकक किस नदी पर है? घाट प्रभा। घाट प्रभा रिवर पर कौन सा वाटरफॉल? गोकक। महात्मा गांधी। शरावती। महात्मा गांधी। जोग गरसोप्पा। गोकक। घाट प्रभा। घाट प्रभा। घाट प्रभा। और दूध सागर कौन सी नदी पर? मांडवी। 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 धुआंधार, हाँ कहाँ है? हाँ? एमपी में किस रिवर पर? नर्मदा रिवर पर। चुलिया पुनासा चंबल राजस्थान में, ठीक है। अब यहाँ से कर्नाटका तक क्लियर हो गया। कर्नाटका से नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें देखने को मिलेगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। समुद्रम। शिव समुद्रम किस नदी पर रहेगा? कावेरी, ठीक है। शिव समुद्रम
कावेरी रिवर पर, शिवसमुद्रम कावेरी रिवर पर, शिवसमुद्रम कावेरी रिवर पर, ठीक है, शिवसमुद्रम कावेरी रिवर पर, ठीक है। ये 12 क्या है, वाटरफॉल है, दिखा दूं, ठीक है। एक नंबर चुलिया, एक नंबर चुलिया, 2 नंबर कुनासा, ठीक है, 1 नंबर चुलिया, 2 नंबर कुनासा, 3 नंबर धुआंधार, 3 नंबर धुआंधार, 4 नंबर यन्ना, 5 नंबर कपिल धारा, ठीक है। 1 नंबर क्या है, चुलिया, चुलिया, 2 नंबर कुनासा, कुनासा, 3 नंबर धुआंधार, धुआंधार, 4 नंबर यन्ना, यन्ना, 5 नंबर कपिल धारा, है ना, धारा की तरह गिर रही है, कपिल धारा, ठीक है, कपिल धारा, कपिल धारा। उसके बाद अगर हम देखे थे 6 नंबर, 6 नंबर चित्रकूट, 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 समझ में आ रहा है, चित्रकूट। 7 नंबर ढूंढरू, 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 7 नंबर ढूंढरू, ढूंढरू, ढूंढरू। 8 नंबर दूध सागर, दूध सागर, दूध सागर, दूध सागर। 9 नंबर जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ठीक है, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ठीक है। 10 नंबर गोकक, 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 ठीक है, गोकक। अच्छा, 11 नंबर मैंने बताया नहीं, कुंची कला, कुंची कल, कुंची कल, कुंची कल, ठीक है, कुंची कल। कुंची कल कहेगा किस नदी पर है, तो वाराही, वाराही रिवर, कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल, वराही, फरारी नहीं रे, वराही, वराही, कुंचिकल किस नदी पर, वराही। गोकक, गोकक किस नदी पर, ग से गोकक, ग से घाट प्रभा, ठीक है, ग से गोकक, ग से घाट प्रभा, ग से गोकक, ग से घाट प्रभा। जोग या गरसोप्पा, शरावती, शरावती, ठीक है, शरावती, शरावती। चित्रकूट, इंद्रावती, 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 इंद्रावती। ढूंढरू, ढूंढरू बिहार में, झारखंड में है, हाँ, कौन सी नदी पर, तो याद नहीं होगा, छोड़ेगा नहीं मैं। सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, ठीक है, हुंडरू सुवर्ण रेखा। दूध सागर, दूध सागर, मांडवी, 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 मांडवी। धुआंधार, यन्ना और कपिल धारा, नर्मदा। चुलिया और पुनासा, चंबल। धुआंधार, यन्ना, कपिल धारा, धुआंधार, यन्ना, कपिल धारा, नर्मदा, ठीक है। जोग गरसोप्पा, शरावती। चित्रकूट, इंद्रावती। सुवर्ण रेखा नदी पर कौन सा है, हुंडरू। दूध सागर कहाँ है, मांडवी रिवर के, मांडवी रिवर। कुंचिकल, कुंचिकल किस नदी पर है, वराह, है ना, वराही, वराही, ठीक है, वराही, ठीक है, वराही। 11 नंबर क्या है, कुंचिकल, कुंचिकल वराही रिवर। 12 नंबर की बात करते हैं, तो 12 नंबर हमें मिल जाएगा क्या, तमिलनाडु में कौन सा है, शिवसमुद्रम, अरे बिल्कुल शिवसमुद्रम, कावेरी रिवर पर, है ना, कावेरी रिवर, ठीक है, शिवसमुद्रम कावेरी रिवर पर, शिवसमुद्रम कावेरी रिवर पर, समझ में आया? कावेरी रिवर पर। अब मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगा, नंबरिंग दूंगा, एंड यू नीड टू टेल मी द नेम ऑफ द वाटरफॉल विथ रिवर।
ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर चुलिया और पुनासा किस रिवर पर? चंबल। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर गोदावरी यमुना कपिल धारा नदी नर्मदा। 6 नंबर चित्रकूट इंद्रावती। 7 नंबर इंद्रू सुवर्णरेखा इंद्रू सुवर्णरेखा। 8 नंबर दूधसागर मांडवी। 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर कुंचिकल कुंचिकल महात्मा गांधी गोकक कुंचिकल MGK। ठीक है, कुंचिकल, हाँ कुंचिकल कुंचिकल। ठीक है, नदी 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 फटाफट। महात्मा गांधी शरावती घाट प्रभा जी वराही। ठीक है, कुंचिकल वराही। फिर तमिलनाडु में आ जाएगा 12वां, कौन सा? शिव समुद्रम कावेरी रिवर पर। ठीक है, कावेरी रिवर पर। इतना समझ में आ गया ये? हाँ, ये सारे के सारे जो वाटरफॉल है इनको याद रखना। ठीक है, अच्छा इसमें से पूछेगा कि बताओ विच वन ऑफ द वाटरफॉल इज मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इसमें से सबसे सुंदर वाटरफॉल कौन सा है? दूध सागर। ठीक है, सबसे सुंदर वाटरफॉल दूध सागर दूध सागर। समझ में आया? ओके, और अगर कभी पूछ दिया हाइट, सबसे हाइट पर कौन सा है, तो हाइट पर इन तीनों को याद रखना, इसमें से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। कौन सा? जो कर्नाटका वाला है ना, चाहे जो गरसुप्पा हो जाए या गोकक हो जाए या कुंचिकल हो जाए। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखना। अगर इसमें से कुछ भी ऑप्शन पर दिखता है तो उसको मार देना। ठीक है, सबसे हाइट पर। क्लियर है? तो सबसे सुंदर वाटरफॉल कौन सा है? दूध सागर दूध सागर। आगे बढ़े, चलते हैं, आप समझते हैं क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट जैसे हम जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे वर्ल्ड वाला या नॉर्मल जिसमें एस्ट्रोलॉजी वगैरह हमने पढ़ा था, जियोलॉजी पढ़ा था, तो उसमें भी हमने क्लाइमेट के बारे में एक बार पढ़ा था, है ना? याद है क्या? आवाज नहीं आ रही है। ओके, क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जलवायु। अच्छा, मैंने उस वक्त बताया था फर्क इसमें किसमें, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। कैन यू टेल मी, कुछ फर्क बता सकती हो? क्या फर्क होता है वेदर और क्लाइमेट में? ओके, डे टू डे चेंजिंग देखा जा सकता है ना? जिसमें हम लोग टीवी में सुनते हैं वेदर रिपोर्ट, जो हम, हाँ, जो रोज देखती है तू। ठीक है, और क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट चेंजेबल नहीं होता है, ये चेंजेबल नहीं होता है। और इसको पता करने के लिए कि किस एरिया में किस तरीके का क्लाइमेट है, एटलीस्ट 30 से 35 साल का ऑब्जर्वेशन चाहिए, है ना? यस, ऑब्जर्वेशन 30 से 35 साल। जैसे हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसे ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आने लगती है कि भारत में कब गर्मी आएगी, कब ठंडी होगी और कब बारिश आएगी, है ना? क्या उसे कोई बताता है कि ये गर्मी है, ये ठंडी है, ये बारिश है? तो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीखता है ना? तो इसी तरीके से हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन में हम कई सालों तक जब 30 से 35 साल का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का क्लाइमेट है। समझा क्या?
अगर क्लाइमेट में सडन चेंज कर दिया जाए तो वहां की पॉपुलेशन वाइप हो जाएगी, यानी वहां की पॉपुलेशन मर जाएगी। ठीक है, सडन चेंज इन क्लाइमेट कैन अकर द वाइप ऑफ पॉपुलेशन। समझा रहा है क्या? लेकिन वेदर में ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग जैसे बाहर जा रहे हैं, तुरंत बारिश होने लगी, तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये अचानक से क्या हो गया, क्योंकि बारिश का मौसम है। ठीक है, तो बारिश हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? हाँ, लेकिन वही अगर मान लो कि बारिश का मौसम है और अचानक से ठंडी हो जाए, अचानक से ठंड आ जाए, जैसे कि अगर अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसको ले लेते हैं कि ये भारत है। ठीक है, भारत में हमको पता है ये कौन सा माउंटेन रेंज है, मान लो हिमालय, इसको आमतौर पर हिमालय। ठीक है, हिमालय क्या करता है, ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिसकी वजह से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ये सारा का सारा एरिया ठंड से सुरक्षित रहता है। ठीक है, मान लो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है बारिश का मौसम, और अगर अचानक से ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन गायब हो जाए, यहाँ से सारी की सारी, रात को लोग सोए हैं और सुबह देखेंगे तो सब सोए के सोए ही रह जाएंगे। समझा? क्यों? क्योंकि यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं लोगों को मार देंगी, क्योंकि लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। बारिश का मौसम है, लोग रजाई लेकर तो सोएंगे नहीं, है कि नहीं? नॉर्मली कपड़ा पहन करके वैसे ही सोएंगे, और सोचो रात में अचानक से ठंड आ जाए तो लोगों की क्या हालत होगी, लोगों की डेथ होगी कि नहीं होगी? होगी। इसलिए कहते हैं क्लाइमेट में सडन चेंज लोगों की मौत का कारण बन सकता है। ठीक है, लेकिन वेदर में सडन चेंज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम समझते हैं कि ऐसी क्या कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट पर अफेक्ट करते हैं, मतलब कि किसी एरिया में क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा क्लाइमेट होगा हम कैसे पता लगा सकते हैं, है ना? फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन क्लाइमेट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन क्लाइमेट। पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि पोजीशन ऑफ माउंटेन, पोजीशन ऑफ माउंटेन, है ना? जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय क्या करता है, नॉर्थ इंडिया के लोगों को साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से उनकी सुरक्षा करता है। हिमालय अगर हट जाएगा तो क्या यूपी, बिहार और पंजाब, हरियाणा के लोग इस बात के लिए तैयार हैं उतना ठंड सहने के लिए जितना रसिया के लोग सह लेते हैं, चाइना के लोग सह लेते हैं? नहीं। तो यहाँ, क्योंकि हमारी यहाँ की बनावट भी वैसी नहीं है, हमारी ना, हमारे में बहुत ज्यादा फैट है। जहाँ पर ठंडा पड़ता है वहाँ के लोगों में चर्बी बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए चाइना वाले को देखेगी या जापानीज को देखेगी तो ऐसे आंखें एकदम कैसी रहती हैं। जापानीज तो फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन चाइना वाले हो गए, मंगोलिया वाले हो गए, ये लोग इतने मोटे मोटे रहते हैं कि इनके चेहरे में इनका आंख घुस गया रहता है। क्यों? इनके शरीर में ज्यादा क्या पाई जाती है, फैट, और फैट क्या करता है, हमारे सुरक्षा करता है, हमें ठंड से बचाता है, चोट लगने से बचाता है ना? बारे में पढ़ा है हमने। हाँ, तो माउंटेन का जो पोजीशन है ये भी किस पे अफेक्ट करता है, क्लाइमेट पर अफेक्ट करता है। दूसरी तरीके से यहाँ कह दूं, जैसे ये क्या है, अरावली, अगर इस अरावली को मैं ऐसे न करके, जो ऐसे है इसको मैं अगर ऐसे चेंज कर दूं, कोई उठा करके इसको ऐसे कर दे, तो यहाँ से जो हवाएं आएंगी, जो पानी बरसाएंगी, वो इस एरिया में बारिश कराने लगेंगी, और धीरे धीरे देखते 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 30 से 35 सालों में ये एरिया हरा भरा एकदम खेती लायक हो जाएगा। लेकिन इधर ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, है ना? तो इसका, ये जो अरावली का पोजीशन भी डेजर्टिफिकेशन और एग्रीकल्चरल लैंड के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखे तो इम्पोर्टेंट है ना? तो हम कह सकते हैं कि जो माउंटेन का पोजीशन होता है वो क्लाइमेट के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। क्लियर? दूसरा चीज समझते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। देखो
जैसे कि हमको पता है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं समझा रहा हूँ ना, समझाने में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वो मैं उसमें पीडीएफ में अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो, समझाने पे ज्यादा फोकस करूँ। ठीक है, देखो जैसे ये क्या है, इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब सूरज, हमको पता है कि सूरज की जो रेज है वो परपेंडिकुलर कहाँ तक पड़ती है, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, है ना। तो अगर जो भी लोग या जो भी एरिया इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर रहेगा, वहां पर गर्मी कम पड़ेगी, वहां के लोग जो रहेंगे उनका कलर जो है थोड़ा सा लाइट रहेगा, व्हाइट रहेगा, है ना। और जो एरिया इक्वेटर के पास रहेगा, ठीक है, जैसे कि इक्वेटर के, जैसे मान लो कि अफ्रीका वाले हैं, अफ्रीका वाले कैसे होते हैं, भयानक काले, एकदम मंगरेले जैसे। भारत का अगर ये सेक्शन हम देखें, ये सेक्शन, यहाँ के लोग एकदम काले काले होते हैं, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास वाले एरिया में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट अधिक पड़ती है, गर्मी अधिक पड़ती है। और जब गर्मी, हीट अधिक पड़ती है तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है, यहाँ पर जो पानी रहता है, पानी गर्म होता है, जिसकी वजह से ये वो वेपर हवाओं में मिल जाता है, और हवा में मिलने की वजह से वहां नमी पाई जाती है। तो अगर हम कभी भी केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, या मुंबई का ये वाला सेक्शन में अगर हम रहते हैं, तो हमें न बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और न बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। एक एवरेज टेम्परेचर बना रहता है कि नहीं बना रहता है ना। लेकिन अगर हम इक्वेटर से ऊपर वाले सेक्शन में बात करें, यहाँ तो यहाँ पर हम देखेंगे यूपी, बिहार और जो लैंड लॉक वाला एरिया है, यहाँ पर गर्मी में भयंकर गर्मी, लू चलेगा, और ठंडी में भयंकर ठंडी, कड़कड़ाके की पड़ेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर से डिस्टेंस भी क्लाइमेट में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना, होता है। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि हाइट फ्रॉम ओशियन या डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन। ठीक है, हाइट या डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन, हाइट या डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन। अब देखो, हम ओशियन से, मान लो कि ये क्या है, समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है, और ये कोई जमीन का टुकड़ा है। सोचो, समुंदर के पास जो इंसान रहेगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे समुंदर के पास वाले एरिया में जो इंसान है, और एक लोग यहाँ पर है, बताओ सबसे ज्यादा अधिक गर्मी किसे लगेगी? मैं 1 नंबर या 2 नंबर, सबसे अधिक गर्मी या सबसे अधिक ठंडी किसे लगेगा? जो 1 नंबर पे है उसे क्या लगेगा, गर्मी या ठंडी? गर्मी है तो गर्मी ज्यादा लगेगा, ठंडी है तो ठंडी ज्यादा लगेगा, क्यों? नहीं, ये चीज तुमने गलत बोल दिया। पानी का नेचर होता है कि वो जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी से ठंडा नहीं होता है, समझा। एक तरफ क्या करना, एक्सपेरिमेंट अगर करना हो तो एक चम्मच ले लेना, ठीक है, उस चम्मच को गर्म करना, और उसी चम्मच में पानी रख लेना, उसे गर्म करना, टच करके देखना कि जल्दी गर्म कौन हो रहा है और जल्दी ठंडा कौन हो रहा है। ठीक है, तो जो वाटर होता है, लिक्विड होती है, वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन फटाक से गर्म हो जाएगी और फटाक से ठंडी हो जाएगी। इसलिए जो 2 नंबर वाला इंसान है, इसको गर्मी में बहुत गर्मी लगेगी और ठंडी में बहुत ठंडी लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे कि राजस्थान में जब दिन होता है तो भयंकर गर्मी लगता है, क्योंकि रेत है, रेत फटाक से गर्म हो जाती है। और ठंडी में जैसे रात होती है तो रात में टेम्परेचर सडन डाउन हो जाता है, तो रात में ठंडी लगने लगती है। हाँ? लेकिन यही अगर हम मुंबई, जितना भी कोस्टल एरिया है, चाहे केरला हो, कर्नाटका हो, मुंबई हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, जो भी समुद्र तटीय एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, दिन भर जब सूरज रहता है तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा, तो गर्म होगा तो ऊपर उठेगा तो हवा में मिल जाएगा, और हवाओं में जब मिल जाएगा तो हो सकता है कि क्लाउड बना ले, क्लाउड बनाने की वजह से
बदरी बदरी सा हो जाए, मौसम सुहाना सुहाना लगे, या यहाँ की हवाओं में नमी रहे तो लोगों को थोड़ा सा राहत सा मिले। हम लोग जाते हैं ना बीच के पास तो क्या बढ़िया हवा चलता है एकदम, है ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ के लोगों को गर्मी में न तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा और ठंडी में न तो बहुत ज्यादा ठंडी लगेगा, क्योंकि दिन भर में पानी धीरे धीरे गर्म होते रहेगा। जैसे उसको अब पानी को लगेगा बहुत गर्म हो जाऊं तब तक रात हो जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे पानी क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। तो जब रात में टेम्परेचर गिरेगा तब रात में ये पानी क्या रहेगा, गर्म रहेगा, तब यहाँ से गरम गरम हवा चलेगी, है ना, गरम गरम। और जब सुबह होगा तो सुबह धीरे धीरे धूप होगा तो पानी ठंडा हो चुका रहेगा और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा चलेगी। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो पानी के इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में पानी को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। समझा? तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। समझा है क्या? हाँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए हमें अधिक हीट की जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो ये 3 चीज समझ में आ गया कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो पोजीशन ऑफ माउंटेन्स, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन या हाइट फ्रॉम ओशियन। समझा? ओके, अच्छा, मैं अगर कहूं कि कोई इंसान, मुझे बताना, जैसे इक्वेटर से बहुत दूरी पर है, मान लो कि जम्मू कश्मीर वाला एक बंदा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एक बंदा है, और यहाँ केरला तमिलनाडु वाला एक बंदा है, ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा गर्मी किसे लगेगा? उसको साउथ वालों को ज्यादा गर्मी लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के एकदम पास है, मतलब इक्वेटर से करीब है, और जबकि ये इक्वेटर से दूर होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो कश्मीर वगैरह का या शिमला या मनाली, कुल्लू मनाली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का एरिया कैसा रहता है, एकदम सुहाना सुहाना रहता है, गर्मी में लोग वहाँ घूमने जाते हैं। समझा क्या? तो ये क्लाइमेट का चीज फैक्टर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है याद रखना। और भारत में या इंडिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पर अफेक्ट होते हैं। एक सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, ये पूरी दुनिया पर लागू होता है कि भाई कहीं पर भी अगर माउंटेन का पोजीशन रहेगा तो वहां पर कैसे असर होगा। ठीक है, ओशियन से डिस्टेंस रहेगा तो कैसा रहेगा, इक्वेटर के से ऊपर नीचे रहेगा तो वहां पर कैसा क्लाइमेट होगा, ये हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है, एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं इसी के साथ और फिर लेक्चर समाप्त करते हैं। जैसे मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम मिट्टी थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आए हैं, बट यहाँ पर अलग से पढ़ लेते हैं सॉइल। ठीक है, सॉइल, भारत में 3-4 तरीके की सॉइल पाई जाती है। सॉइल, ठीक है, इसको ट्रिक के तौर पर याद रखना, जलाकर लौट है। क्या? जलाकर लौट, जलाकर लौट। ज से जलोढ़ है, जलोढ़, जल के द्वारा ला करके उड़ाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, इंग्लिश में इसे एलुवियल कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल। ला से लाल, लाल को रेड। ठीक है, क से काला या काली, और काली को ही रेंगूर भी कहते हैं, रेगूर। ठीक है, यानी ब्लैक सॉइल। हाँ, ब्लैक को रेगूर कहते हैं, ब्लैक को ही रेगूर कहते हैं। ठीक है, रेगूर, ब्लैक को ही क्या कहते हैं, रेगूर कहते हैं। और ल से होता है लेटेराइट, 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 इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेटेराइट कहते हैं। ठीक है, लेटेराइट, लेटेराइट, समझा क्या? तो कितने टाइप की मिट्टी? 1 2 3 4। कौन कौन सा? जलाकर लौट, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। ठीक है, जलोढ़, लाल,
काली लेटेराइट। ठीक है, जलोढ़ यानी एलुवियल एलुवियल जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल, ये नदियों के द्वारा लाया गया रहता है। ठीक है, नदियां जब बहती हैं, जैसे कि उत्तराखंड से जब गंगा यमुना निकलती है तो वहां से कंकड़ पत्थर काटते हुए यूपी बिहार से होते हुए जो मिट्टी ले जा करके एक जगह इकट्ठा करती है, या उसके बैंक पर जो एरिया का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये जल लाती है, मतलब कि ये मिट्टी हिंदी में अगर समझेंगे तो ये जल जो रहती है अपने साथ मिट्टी को लेकर के आती है, और जब थोड़ा सा फ्लड आता है तो वे आसपास के एरिया पर उड़ा देती है। उड़ा देना मतलब चद्दर रहता है ना, हम लोग ओढ़ लेते हैं, हाँ, फैला देना, तो ये कहलाता है जलोढ़ एलुवियल। और ये एलुवियल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा रहता है। किसके लिए अच्छा रहता है? एग्रीकल्चर। तो कहेगा कि एग्रीकल्चर के लिए कौन सी मिट्टी बहुत बेहतरीन है? एलुवियल। ठीक है, एलुवियल, एलुवियल। दूसरे चीज में आते हैं हम लोग लाल मिट्टी। लाल मिट्टी बेसिकली हमें प्लेटूज पर पाए जाते हैं, पठारों पर। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? प्लेटू पर, प्लेटू। और प्लेटू किसके रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है? माइनिंग के रिस्पेक्ट से, है ना, माइनिंग, माइनिंग। तो कहेगा कि माइनिंग के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, या माइनिंग, जहां माइनिंग किया जाता है वहां पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है? रेड, रेड, रेड। ठीक है, रेड। रेड मिट्टी का कलर रेड क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से, है ना। प्लेटू में आयरन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड, ये याद रखना चाहेगा कि लाल कलर का कलर लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के लिए, आयरन ऑक्साइड के लिए। लाल मिट्टी किस लिए बेनिफिशियल है? तो माइनिंग के लिए। लाल मिट्टी किस लिए बेनिफिशियल है? एलुअल मिट्टी किस लिए बेनिफिशियल है? एलुअल मिट्टी किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? प्लेटू पर। ठीक है, इतना समझा। तीसरा आता है ब्लैक, ब्लैक मिट्टी। ब्लैक मिट्टी कहेगा कैसे बना होता है? तो वोल्केनिक इरप्शन से होने, वोल्केनो के द्वारा, वोल्केनो के लावा से जो घिसावट होती है उससे बनने वाली मिट्टी कैसी होती है? ब्लैक मिट्टी कहलाती है। ब्लैक मिट्टी मेनली कहाँ पाया जाता है? तो दिमाग में आ गया होगा। कहेगा कि ब्लैक मिट्टी किस लिए यूजफुल होती है? तो ब्लैक मिट्टी कॉटन और शुगर के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहेगा कि कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है? तो ब्लैक मिट्टी होता है। पानी न मिलने पर क्या हो जाता है? तो इसमें दर्रे फट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स। हाँ, तो कहेगा कि किस मिट्टी में क्रैक्स बहुत तेजी से आते हैं? कौन सी मिट्टी कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? वोल्केनिक मिट्टी किसे कहते हैं? ब्लैक मिट्टी को। ब्लैक मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? रेगूर। ठीक है, रेगूर, रेगूर। नीचे आते हैं हम लोग लेटेराइट पर, लेटेराइट पर। जैसा कि जब हम लोग मानसून पढ़ रहे थे तो हमने देखा था जब मानसून पहली बार केरला में आता है तो जोर की बारिश होने की वजह से मिट्टी क्या हो जाती है? नीचे चली जाती है, ऊपर कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस कहा गया था, और लीचिंग प्रोसेस से बनने वाली मिट्टी को हम लोग लेटेराइट मिट्टी कहेंगे। तो कहेगा कि लेटेराइट मिट्टी किस प्रोसेस से बनती है? अबे लीचिंग प्रोसेस, प्रोसेस का नाम बोल, पानी के पढ़ने से नहीं। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस, उसको हिंदी में कहते हैं निच्छालन पद्धति। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस से कौन सी मिट्टी बनती है? लेटेराइट। कहेगा, कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव द रेड कलर, और उसमें से रेड सॉइल दिया नहीं रहेगा। ठीक है, रेड सॉइल दिया नहीं रहेगा। तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसका भी कलर कैसा होता है? लाल, लेकिन हल्का लाल। ठीक है, हल्का लाल। कहेगा कि कौन सी मिट्टी काजू के प्रोडक्शन के लिए, स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी मेनली कहाँ पाई जाती है? कोस्टल इलाकों में, जहाँ पर पर्वतों से टकरा करके पानी झमाझम पड़ता होगा, है ना, समझना। तो लेटेराइट मिट्टी किस लिए फायदेमंद होती है? काजू, स्पाइसेस के लिए। कहेगा ईंटें बनाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत यूजफुल होती है? ईंट, ब्रिक्स, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट।
लेटराइट मिट्टी का कलर कैसा होता है? हल्का लाल। देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कैसी मिट्टी है? पहली वाली 1 नंबर एलुवियल, ठीक है, एलुवियल, ठीक है। ये खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बढ़िया इसमें धान उगाओ, इसमें जो कि गन्ना उगाओ, कपास नहीं, इसमें जो कि तिलहन उगाओ, मस्टर्ड उगाओ, जो उगाना उगाओ, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरी है हमारी रेड। रेड रेड किस लिए है? माइनिंग के लिए। देखो यहाँ माइन कर करके सब खत्म कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे टायरों के निशान दिखाई दे रहे हैं कि ट्रक का आवाजाही हुआ है, ट्रैक्टर का आवाजाही हुआ है। तो माइनिंग जहाँ होती है, माइनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी कौन सी है? रेड मिट्टी। उसके बाद आता है ब्लैक। ब्लैक कलर में देखो कॉटन के प्लांट्स है, कॉटन, और कॉटन हो गया, ग्रेप्स हो गया, शुगर हो गया, इन सब के लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट है? ब्लैक मिट्टी। ब्लैक मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर। ब्लैक मिट्टी को अगर पानी न मिले तो उसमें क्या आ जाते हैं? जरा, तो सबसे अधिक पानी की रिक्वायरमेंट किसको होती है? ब्लैक मिट्टी को। उसके बाद हमने देखा था ये मिट्टी का कलर देखो, और इस रेड मिट्टी का कलर देखो, हल्का लाल कौन सा है? लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट दिखाई दे रहा है। ताड़ के पेड़ हैं, ये सब कोस्टल एरिया वाला रीजन है। यहाँ पर हमें जो क्या क्या देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे हमें नारियल हो जाएंगे, स्पाइसेस हो जाएंगे, काजू हो जाएगा। इस मिट्टी का जो कि ब्रिक्स जो ईंटें होते हैं बहुत अच्छा बनता है। ये मिट्टी किस प्रोसेस से जनरेट होती है? लीचिंग प्रोसेस से। समझ में आ गया सारा का सारा? मिट्टी क्लियर? ओके। अब जब मेंस लिखना, ये सब कुछ चीज लिख करके ऐसे ही एक क्या बनाना, भारत का नक्शा बनाना, और फटाफट एकदम 1 सेकंड न लगे बता देना। क्या बताना उसको कि देखो यहाँ पाया जाता है सारे पहाड़, इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएंगी इसे कहेंगे माउंटेनियस सॉइल। क्या कहेंगे? माउंटेनियस सॉइल, यानी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, ये मैदानी इलाका है, इसलिए यहाँ पर पाया जाएगा एलुवियल सॉइल। मैदानी का होता है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल। महाराष्ट्र में पाया जाएगा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। उसके बाद ये एरिया रिप्रेजेंट कर देना, जो प्लेटू वाला एरिया है, यहाँ पर पाया जाएगा हमारा रेड सॉइल। रेड सॉइल अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करके ऐसे चौखट चौखट बना देना, और सब मार्क एकदम देगा धकाधक, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की साइड चले जाना और थोड़ा सा कर देना, इसको बता देना इधर कोस्टल एरिया वाला क्या हो जाएगा? लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। और बताना रहेगा तो इसमें बता देना कि यहाँ पर ये जो डेजर्ट वाला सेक्शन है ये डेजर्ट सॉइल, ठीक है। ये भी तो तरीके की मिट्टी है, ठीक है। तो इतने तरीके की मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मैदानी जिसको एलुवियल हो गया, डेजर्ट, रेगिस्तानी मिट्टी, यहाँ पर पठारी मिट्टी, वो लाल सॉइल, रेड सॉइल। उसके बाद वोल्केनिक मिट्टी, ब्लैक सॉइल, और लेटेराइट मिट्टी, कोस्टल एरिया वाला। समझ में आ गया? ऐसे करके रीजन बना दोगे एकदम, लो मार्क्स लेके जाओ, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है, किसी को दिक्कत? फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।